नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे इजराइल में आपातकाल। इजराइल और फिलिस्तीन में जंग जारी है। दोनों ओर से लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। इजराइल ने मंगलवार को गाजा पर हवाई हमले कर 2 बहुमंजिला इमारतों को निशाना बनाया, जिनके बारे में उसका मानना था कि वहां उग्रवादी छिपे थे। उधर जवाब देते हुए हमास और अन्य सशस्त्र समूहों ने दक्षिणी इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागे हैं। दोनों तरफ से हुए इन हमलों में बच्चों समेत 28 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 इजरायली महिलाओं की भी मौत हुई है। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में एक भारतीय महिला की भी मौत हुई है। यहां हमास के हमले में भारतीय महिला की मौत हो गई, जो इजराइल में काम कर रही थी। सोमवार शाम से शुरू हुई झड़प में 10 बच्चों और एक महिला समेत 28 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। अधिकतर मौत हवाई हमलों से हुई है। इजरायली सेना ने कहा कि मरने वालों में कम से कम 16 उग्रवादी थे। गाजा के उग्रवादियों ने इजराइल की तरफ सैकड़ों रॉकेट दागे, जिसमें यहां काम करने वाली केरल की एक महिला की मंगलवार को इस रॉकेट हमले में मौत हो गई। इस हिंसक झड़प में पहली बार इजरायली नागरिकों की मौत के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अधिकारियों ने आतंकी संगठन हमास और गाजा पट्टी में इस्लामिक जिहाद के खिलाफ हमले तेज करने का फैसला किया है। इजरायली सेना के मुताबिक उसने गाजा में उग्रवादी संगठन इस्लामिक जिहाद के एक वरिष्ठ कमांडर को मार दिया है। सेना ने कहा कि हमले में उग्रवादी संगठन के अन्य बड़े उग्रवादी भी मारे गए हैं। हालांकि इजराइल ने सैन्य अभियान का दायरा बढ़ाने की बात कही है। सेना ने कहा कि वो गाजा सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रही है और रक्षा मंत्री ने 5000 आरक्षित सैनिकों को वहां भेजने का आदेश दिया है। देखिए, लगातार इस पूरे घटनाक्रम में सबसे जरूरी ये जानना हो गया है कि आखिरकार ये लड़ाई जो है ये कब से है, क्यों है और किस लिए हो रही है, और ये खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही। बात तो यहां तक हो गई है इस पूरे हमले के बाद कि कहीं ना कहीं संघर्ष विराम की तैयारी है। हालांकि संघर्ष विराम की तैयारी फिलिस्तीन के अधिकारियों की तरफ से भी आई है, लेकिन नाम सामने नहीं आया कि कौन इसकी पुष्टि कर रहा है, क्योंकि वो नाम को नहीं सामने लाने देना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि हम संघर्ष विराम के लिए तैयार हैं, तैयारी कर रहे हैं। यदि है तो फिर ये लगातार जो जंग है, लगातार ये जो रॉकेट हमले हो रहे हैं, मिसाइल हमले इससे पहले हुए हैं, ये लगातार क्यों हो रहे हैं, क्या मकसद है, क्या मिल जाएगा? धार्मिक लड़ाई है या फिर जमीन की लड़ाई है या फिर कुछ और है? हम इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि 1948 में अरब देशों ने इजराइल से जमीन का कुछ टुकड़ा भी छीना था और तब से पूरा घटनाक्रम चला आ रहा है, जिसका सिलसिला अब भी जारी है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और आज जिस तरीके से हम बैठे हैं कि प्रधानमंत्री हैं वहां के बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने आपातकाल की बात बोल दी है। लगता है कि वर्तमान जो हालात हम देख रहे हैं वहां पर आपातकाल की जरूरत है। चाहे फिलिस्तीन को ले लें, चाहे इजराइल को ले लें, ये दोनों ही कहीं ना कहीं हमले के बारे में और शुरू से अभी तक का इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो कम नहीं है। क्या वजह इनके पीछे मानी जाए? देखिए, सबसे बड़ी पहली बात जो आपने कहा, आपके नैरेटिव में आया है, क्या ये जमीन को लेके है या ये धर्म को लेके है, यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करा दूं। दुनिया की सारी लड़ाइयां जर और जमीन से होती हैं, बिल्कुल सारी लड़ाइयां। और लड़ाई को अगर आपने जीतना है तो आप लोगों को अपनी तरफ करिए, और लोगों को अपनी तरफ करने का सबसे आसान तरीका है धर्म। धर्म जहां होगा वहां पे रिलीजियस क्रूसेड स्टार्ट हो सकता है, और ये वही जगह है जहां पे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में क्रूसेड हजारों साल से चल रहा है। जब से इस्लाम बना है, क्रिश्चियनिटी बनी है, तब से क्रूसेड चल रहा है। पर लोग मानने को तैयार नहीं है। लोग इसके ऊपर चिकनी चुपड़ी बात करते हैं, वो दूसरी बात है ये धर्म की बात, लड़ाई। अब ये बात आई है इस जगह पे जब इजराइल के को बनाया गया आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि ये ट्राइब्स थी जो यहीं से गई थी। इसका बड़ा अरब में ऑपोजिशन हुआ, और खासकर गाजा स्ट्रिप के ऊपर, पैलेस्टीन के ऊपर बड़ा ऑपोजिशन हुआ। तो आमतौर पे अरब और इजराइल के बीच में लड़ाई हो रही है, और चाहे बीच में गाजा के ऊपर पार्टीज बन जाती हैं, 2-3 पार्टियां बनती हैं, वो आपस में भी लड़ती हैं, पर बेसिकली इनके साथ में लड़ाई है इजराइल के साथ। और इजराइल के साथ में ये जो आप वेस्ट बैंक में देखेंगे, ये सारी की सारी जो सिटीज बनी हैं,
तेल अवीव से नीचे जो जाती हैं, ये सारी की सारी ये इनके ऊपर रॉकेट अटैक किया जा रहा है। जो गाजा के ऊपर रॉकेट, गाजा से अटैक करते हैं, गाजा के ऊपर ये सेटल हो गए हैं। आप इनकी हिस्ट्री जानने की हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। कहने का मतलब है अब इजराइल और अरब यहाँ पे हैं और ये आपस में लड़ रहे हैं। काफी समय से है, अगर आंकड़े देखें तो 2004 से लेकर 2014 तक 27 इजरायली मारे गए थे और 11 पैलेस्टीनियन, 1900 लोग घायल हो गए थे। और फिर ये सारा का सारा जो है, जो जितने पैलेस्टीनियन है, ये आमतौर पे पहले सपोर्ट करते थे कि आप इजरायली से लड़िए। अब 80-60% सपोर्ट नहीं करते, पर 2014 के आंकड़ों में 80% सपोर्ट करते हैं रॉकेट अटैक। तो आपस में जब इनकी कोई थोड़ी सी पॉलिटिकल पार्टी में चेंज आता है तो ये आंकड़े बदल देते हैं। और इनके जो रॉकेट्स हैं, पहले ये क्रूड रॉकेट होते थे, व्हाइट फास्फोरस से बने होते थे, जो इजराइल के अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स थे उनको भर भर के ये इस्तेमाल कर रहे थे। अब कात्युषा और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स अब आ गए हैं लॉन्ग रेंज। तो अब ये तेल अवीव तक अटैक की रेंज इनकी आ रही है। मतलब ये सारे के सारे एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं। इजराइल क्या करता है, अपने बदला लेने के लिए इन पे अटैक करता है, ये इन पे अटैक करते हैं। अब मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, बहस ये चलती रहती है। पर इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी बात है, इन अटैक्स में सिविलियंस का हल्लाक होता है। अगर फौज में लड़ाई हो रही हो तो आप मीडिया भी नहीं इसकी बॉदर करेगी इतनी ज्यादा, पर जब सिविलियंस का हल्लाक होने लगते हैं, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन लॉस होने लगता है, तो उसमें फिर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ आता है, ह्यूमन राइट्स आते हैं, एमनेस्टी के नाम आता है। ये सारी की सारी हैं। अब ह्यूमैनिटेरियन लॉज जो जिनीवा कन्वेंशन में लिखे हैं, उसमें सफा लिखा है कि लड़ाई अगर हो रही है, कोई आपको क्वेश्चन नहीं करेगा पॉलिटिकली क्यों लड़ रहे हो, पर लड़ रहे हो तो ठीक से लड़ो, सिविलियंस पे अटैक मत करिए। पर अटैक्स, और इस सब्जेक्ट को मैं पढ़ा चुका हूं, तो मुझे पता है कि आप अपने सोल्जर्स को सिखाते हैं कि आप सिविलियन पे अटैक नहीं करेंगे, और जो डिफेंडर्स को बताते हैं आप मिलिट्री पोजीशन के पास सिविलियंस को नहीं रखेंगे। पर अगर आप मिलिट्री पोजीशन सिविलियंस की लोकेलिटी के बीच में रखेंगे, या कि दिल्ली के अंदर से अगर आप रॉकेट दागेंगे दुश्मन पे, तो दुश्मन आप पे रॉकेट दागेगा और आपके सिविलियंस मरेंगे। बिल्कुल। इसलिए नहीं कि वो सिविलियंस पे अटैक कर रहे हैं, वो इसलिए कि वो मिलिट्री पे अटैक कर रहे हैं। सिविलियंस बगल में सो रहे हैं, रह रहे हैं। ये सारा का सारा जो है, ये जो इसको इंग्लिश में रिगमरोल कहते हैं, ये चल रहा है, और इसीलिए ये सिविलियन मारे जा रहे हैं। तो ये जितने आंकड़े हैं, ये इजराइल जान के सिविलियन पे अटैक नहीं करता, मैं आपको लिख के देता हूं, हमने ऑब्जर्व किया है वहां पे। पर अगर अब सिविलियन बगल में बैठा हुआ है, मैं अटैक कर रहा हूं, तो मेरा जो कोलैटरल डैमेज है, उसे 5 सिविलियंस मरेंगे, श्रैपनल जाएगा। मैं अगर 1000 पाउंडर बॉम्ब गिराता हूं अपने जहाज से, तो जो घर पे गिरा भी नहीं रहा, उसके शीशों में दरार आएगी, लोग मरेंगे, घायल होंगे। तो ये सारा का सारा ह्यूमैनिटेरियन लॉज को वायलेट करता है, क्योंकि दोनों साइड अटैकर जो होते हैं उनको ध्यान देना होता है, वो ध्यान नहीं देते। डिफेंडर्स को ध्यान देना होता है, वो टारगेट के बगल में रहते हैं। और इसीलिए, और कई लोग हैं, कई जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, वो जान के सिविलियंस पे अटैक करते हैं, ताकि उनके ऊपर ज्यादा असर पड़े और बात और बढ़े आगे। और कई जो धर्म की ऑर्गेनाइजेशंस है, वो चाहती है लड़ाई होती रहे, और कई कंट्रीज हैं वो फायदा उठा रही हैं, वो वेपन सप्लाई करते हैं, उनका मार्केट चलता है। ये सब जो बातें हैं ना, बड़ी बड़ी कंट्रीज ये बातें बनाने के लिए होती हैं। बेसिकली सबके आर्मामेंट इंडस्ट्री चल रही हैं। जब अरब इजराइल जो वॉर हुई थी, सबसे ज्यादा तो जो मेजर आर्मामेंट इंडस्ट्री वेस्टर्न यूरोप की है, उन्होंने पैसा कमाया। अरब जो इराक वॉर हुई, अमेरिका ने 2.5 बिलियन कमाया। तो ये जो है, ये सब बातें करने की हैं। बेसिकली कोई किसी की परवाह नहीं करता। जहां पे डिफेंस इंडस्ट्री का फायदा होता है, सब उसको देखते हैं। तो इक्के दुक्के हमारे लीडर्स जो होते हैं, मंडेला जैसे, महात्मा गांधी जैसे, वो जरूर आवाज उठाते हैं, पर उनकी आवाज कौन सुनता है। तो ये सारा का सारा जो गेम आप देख रहे हैं, ये सारा वैसे हो रहा है। इजराइल का मेरे को पता है
उनका कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो मिलिट्री पे अटैक करते हैं, और पर अगर टारगेट सिविल के पास में है तो फिर सिविलियन पे असर पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा बख्शी जी, एक बात और है कि इजराइल और गाजा पर शासन करने वाले हमास के बीच होने वाला ये जो सीमा पार का संघर्ष है, ये कुछ दिनों बाद समाप्त होता तो है, कुछ टाइम बाद समाप्त होता है, और इसकी जो वजह आई है वो अक्सर जो पर्दे के पीछे कहना चाहिए जो दूसरे देश हैं, कतर, मिस्र और अन्य देशों द्वारा की जाने वाली इनकी मध्यस्थता, यानी ये मध्यस्थता करते हैं, तमाम चीजें करते हैं, और सबसे बड़ी बात संघर्ष विराम के लिए लगातार प्रयास करने की बात करते हैं। लेकिन वाकई में आपने भी एक बात बिल्कुल ठीक बोली है, नुकसान जिन सिविलियंस का हो रहा है उनका क्या? आपको जब लड़ना है, जब मिसाइलें छोड़नी है, जब आपको रॉकेट दागने, आप करते हैं। जो मर रहे हैं उनकी आपको चिंता नहीं है। दूसरा, जब आपको रुकना होता है, स्टॉप करना होता है, आप संघर्ष विराम की बात करने लगते हैं, पर वो तो दिख नहीं रहा होता हुआ। देखिए, ऐसा है कि आप क्या, ये दोनों पहलू इसमें हैं। सबसे पहले अगर आप इस बात का जो रूट कॉज है अरब इजराइल की लड़ाई, उसमें 1965 में शुरू हुई, 67 में हुई, 73 में हुई, 3 मेजर लड़ाई हुई। और इसमें जो 65 की लड़ाई थी, 67 की, उसमें 7 कंट्रीज, अरब कंट्रीज इजराइल से लड़े थे, इजिप्ट भी था, और अरब की हार हुई थी। उसके बाद में 73 में इजिप्ट ने काफी अपना संघर्ष जारी रखा, पर उसके बाद इजिप्ट और इजराइल क्लोज आने लगे। उन्होंने कहा इस संघर्ष को रोकते हैं। जब मैं इजिप्ट में था और मैं ह्यूमैनिटेरियन लॉज की ट्रेनिंग कराता था इजिप्शियंस की, उस समय ये बात को बिल्कुल क्लियरली बोला जाता था कि हम लड़ाई रुकवाना चाहते हैं और मध्यस्थता करना चाहते हैं, और वो कर रहे हैं, पर सब लोग नहीं चाहते, खासकर वो ग्रुप्स जिनको कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन पैसा दे रही हैं, ISIS जैसी ऑर्गेनाइजेशंस। वो कह रही हैं अगर ये लड़ाई बंद हो गई तो इस्लाम खत्म हो जाएगा, फिर रहेगा ही नहीं। तो वो किसी तरीके से इजराइलीज को, ज्यूज को चैलेंज करके रखना चाहते हैं, और वेस्टर्न जो पावर्स हैं वो नहीं चाहती कि इजराइल जाए। अमेरिका पूरा सपोर्ट कर रहा है, इजराइल को पूरे वेपन्स मिल रहे हैं और पूरी टेक्नोलॉजी मिल रही है, यहां तक कि इजराइल हमें टेक्नोलॉजी दे रहा है वही वाली। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों पहलू सही हैं, लोग मध्यस्थता भी कर रहे हैं और लोग इसके अंदर फायदा भी उठा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ की एजेंसियों की यदि बात करें तो इजराइल का जितना आया है कि देश की सबसे बड़ी और ताकतवर एजेंसी मानी जाती है मोसाद, जिसने मोर्चा संभाल रखा है इजराइल के लिए, और फिलिस्तीन का जो संगठन है हमास, ये जो दो हैं ये अपनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, और इन लोगों की जो ताकत है या एक दूसरे पर ये जो ताकत दिखा रहे हैं उसका इम्पैक्ट कितना और किस पर पड़ रहा है वो तो हम देख रहे हैं। लेकिन ये दोनों की एक बात यदि देखी जाए तो क्या इनका बातचीत से बात नहीं बन सकती? देखिए, हमास और मोसाद आपस में बात कैसे करेंगे? ये तो ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ। इनके डायरेक्टर जनरल होते हैं, बेसिकली नेतान्याहू और पैलेस्टीनियन लीडर्स, ये आपस में बात कर सकते हैं। एक पहले बात होती थी, पहले इनके लीडर से अराफात वगैरह, वो काफी बातें काफी आगे तक चलाई बात, पर उसके बाद में जब जो ढील आ जाती है इसके अंदर, एक साइड जो है खासकर जो रिलीजियस सपोर्ट, जो रिलीजियस को प्रोपोगेट कर रहे हैं, वो आप जब भारत के देख लीजिए, टेररिज्म को देख लीजिए, कौन चल कर रहा है? भारत का टेररिस्ट थोड़ी जाता है, आप हमारा टेररिस्ट थोड़ी जाता है। बेसिकली सारे के सारे जो टेररिस्ट हैं वो एक ही धर्म के हैं, जो भारत में घूम रहे हैं, कश्मीर से लेकर नीचे तक घूम रहे हैं, हैदराबाद तक, वही हैं। ये सारे के सारे जो हैं ये अपनी आइडेंटिटी और अपनी एग्जिस्टेंस को जारी रखने के लिए ये इसको उकसाते रहते हैं, यानी कि आग में तेल झोंकते रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। बख्शी जी, एक बात और है, मैंने क्योंकि ये बात शुरुआत में भी ली थी कि जमीन की लड़ाई है या धार्मिक पहलू से देखा जाए लड़ाई है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारी जो शुरुआत हुई है कहने के लिए धार्मिक बोल सकते हैं, क्योंकि यरूशलेम में जो संघर्ष हो रहा है वहां पर यहूदी, मुस्लिम और ईसाइयों का वो पवित्र स्थल माना जाता है, लेकिन ये वाकई में पुराना रिकॉर्ड यदि देखा जाए तो लड़ाई इनकी जमीन की है। बहरहाल अब जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने
लॉर्ड शहर में आपातकाल की घोषणा की है। आपको लग रहा है कि आपातकाल से कोई बात बन पाएगी? जो सिविलियंस मारे गए हैं या लगातार ये जो जंग जारी है उसमें आपातकाल लगाने से बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ पाएगा? देखिए, ऐसा आपातकाल से फर्क तो पड़ता है। इमरजेंसी आप डिक्लेयर करते हैं तो जरूर उसमें असर आता है, पर इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। हाँ। इमरजेंसी डिक्लेयर करना एक बात है, उसकी एग्जीक्यूशन दूसरी बात है। हालांकि इजराइल काफी स्ट्रिक्ट है, काफी एफिशिएंट है एग्जीक्यूशन में, इसमें दो राय नहीं है। पर अब ये देखना पड़ेगा कि इस आपातकाल से कितना फर्क पड़ता है। ये समय बता देगा आपको, 2 या 3 दिन में आपको खबर आने लग जाएगी। पर इससे आपको पता होना चाहिए कि ये आपातकाल की डिक्लेरेशन से कोई परमानेंट हल नहीं होगा। ये इमीडिएट एक्शन का हल है। जैसे इमरजेंसी होती है, जहाज में भी इमरजेंसी होती है, एक इमीडिएट एक्शन होता है, एक सब्सिक्वेंट। तो इमीडिएट एक्शन तो ठीक है आपातकाल करी, पर आपको लीडर्स को बैठना पड़ेगा। चाहे अब यूनाइटेड नेशंस को में बात और पहुंच चुकी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन इसमें दखल अंदाजी कर रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब किसी तरीके से फैलसूफी आए। क्योंकि जब ज्यादा चीज बात बढ़ेगी तो सुएज पे असर पड़ेगा, शिपिंग पे असर पड़ेगा, ये सारी की सारी चीजें होंगी। अगर आप देखें तो ये सब कुछ हो सकता है। किस तरीके से ऊंट के सब करवट लेता है, बात कहां से कहां पतलती है। आप देखिए, पूरा का पूरा जो अरब एरिया है और पूरा इजराइल के जो कोस्टल एरिया है, ये सारा का सारा कहीं भी असर कर सकता है। तो जितने कंट्रीज तिजारत में इंटरेस्ट रखती हैं, वो नहीं चाहते कि ये सारा कुछ चलता रहे। पर आर्मामेंट इंडस्ट्री दूसरी है, ये उसका गेम दूसरा है, उसकी फिलॉसफी दूसरी है, पर वो ओपनली कोई नहीं बोलता। मैं बोल रहा हूं तो लोग, चाहे आप शायद सुन रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, पर ओपनली कोई नहीं बोलता। बिल्कुल ठीक बात है, और इसीलिए मैंने कहा ना, जहां तक संघर्ष विराम की बात आ रही थी तो उसके लिए भी संवेदनशील कूटनीति पर चर्चा कर रहे अधिकारी ने नाम नहीं जाहिर करने की मंशा बताई है। ठीक है, नहीं है, लेकिन जो चीजें हो रही हैं निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात है कि अब आप कुछ भी कर लीजिए, सिविलियंस को बहुत नुकसान है। और इन सारी चीजों से क्या होगा, हो सकता है तो पहले ही सॉर्ट आउट हो सकती थी, लेकिन ये नहीं होगी क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले कई बार हो चुका है। अच्छा बख्शी जी, ऐसी और कौन सी मुख्य बात यहां पर हो सकती है इन दोनों की जंग से संबंधित कि ये जो लगातार हो रहा है इसके लिए अभी क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है? और क्या आपको लग रहा है कि जिस संघर्ष विराम की बात हम कर रहे हैं, या हम इन एजेंसियों की ही बात कर लें, इनके संगठन की बात कर लें, तो आगे कभी स्थितियां या बात इनके बीच बन पाएगी जो हम देख रहे हैं इतने सालों से? देखिए, इनके बीच में स्थिति बनाने का तरीका यह है कि इस स्थिति को लोकलाइज्ड लीडरशिप से लेके इंटरनेशनल फोरम पे लाया जाए और इंटरनेशनल प्रेशर डाला जाए, खासकर उन कंट्रीज का जिनका इंटरेस्ट नहीं है इधर। जिस कंट्री का इंटरेस्ट होता है तो लोग कहते हैं कि इसका तो अपना गेम है, इसलिए यहां बैठा हुआ है। खासकर जैसे भारत, अब भारत का बहुत इज्जत है। मैं तो उस जगह पे बहुत ट्रेवल कर चुका हूं, मैं आपको बताता हूं, भारत का बहुत मान सम्मान है। अगर भारत थोड़ा भी बढ़त लेता है तो भारत का इतना मान सम्मान है कि आप मान नहीं सकते। आज से 10 साल से मैं देखता आ रहा हूं, बहुत ज्यादा हमारे जैसी कंट्री को बढ़त लेनी पड़ेगी, पहल करनी पड़ेगी, मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, इनको समझाना पड़ेगा। यासर अराफात कैसे कितना आते थे, इंदिरा गांधी को अपना बहन मानते थे, तो ये सारा का सारा जो था, काफी देर से इसका काफी असर पड़ा है उसका हमारे को। इसलिए इनकी जो है मध्यस्थता करना, हमारी इंडिया जैसी कंट्री और भी हैं, इंडोनेशिया को आगे आना चाहिए, सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री है, उसको आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए कि भाई इसमें क्या बात है। ऐसी कंट्रीज को आगे आना चाहिए कि जिसका कोई फायदा नहीं है और सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री है, बस उसको आने दिया जाना चाहिए। और जिन जिनका इंटरेस्ट इसके अंदर है उनको बाहर रखना चाहिए, खासकर टर्की वगैरह, इनको इस यहां से बाहर रखना चाहिए, और तब बात बनेगी, बात अदरवाइज नहीं बनेगी। फौजी आप कितने भी फौज डाल लीजिए, वही होगा। टेररिस्ट हो गए, वो तो टेररिस्ट गांव में, गलियों में, कूचों में, दुकानों के में रहेंगे, और जब मर्जी होगा किसी को मार के चले जाएंगे, बात बनेगी नहीं उससे। इसीलिए जिस तरीके से हमें अब इसको इंटरनेशनल प्रेशर से ही हल किया जा सकता है, लोकलाइज प्रेशर से हल नहीं होगा। लोकलाइज प्रेशर से वो
रिलीजियस एंगल आ जाता है बीच में और बात बिगड़ जाएगी। बिल्कुल। अच्छा बख्शी जी, एक बात और, जिस तरह से हमास ने करीब 100 से अधिक रॉकेट दागे हैं और कई लोगों की मौत हुई, सवाल ये भी है कि आप बदले में जो भी आप पलटवार करते हो, मिसाइल दागो या आप रॉकेट दागो, लेकिन अधिकतर जो मौतें हुई हैं, जो ग्राफ आया है वो हवाई हमलों से आया है। क्या माना जाए, इसके पीछे की कोई खास वजह? इसलिए ये सवाल है मेरा क्योंकि इन हमलों से क्या होता है, आपने जिस जगह को टारगेट किया, जिस एरिया को टारगेट किया, उसके साथ साथ वहां अटैक के साथ कितने लोग गए ये बात के आंकड़े हैं, लेकिन जो सिविलियंस की हम बात कर रहे थे, आपने रॉकेट किया, वो रॉकेट एग्जिट गया, कहां गया, दूसरे लोगों की जान भी तो गई उससे। ये सोचा नहीं जा रहा यहां पर बिल्कुल भी, सिर्फ अपनी जीत और जंग दिख रही है। देखिए ऐसा है, मैं आपको बता दूं, हवाई हमले मैं बहुत कर चुका हूं, मुझे पता है हवाई हमला कैसे करते हैं। स्पीड जहाज की 900,000 होती है, उस समय आप हमला करते हैं, आपका जो बॉम्ब की ब्लास्ट कैपेसिटी होती है बहुत ज्यादा होती है, आपकी डायरेक्ट हिट हो, बिल्कुल आपने एम बिल्कुल प्रॉपर लगाया है, पर जिस बिल्डिंग को आपने तोड़ा उसके 6 बिल्डिंग बगल में है, उनको भी असर पड़ेगा, तो वो लोग वहां भी मरेंगे। आपने उनको तो नहीं मारा, आपने उन पे एम भी नहीं किया, फिर भी लोग मरे या घायल हुए। सेम इज द केस विद द रॉकेट। और फिर एक्यूरेसी देखी जाती है और कितना एक्यूरेट फ्लाइंग है, वेदर कैसा है, ये सारी की सारी चीजें इस गेम में आती हैं। चाहे पायलट की इंटेंशन ना भी हो, फिर भी कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। इसी तरीके से रॉकेट जो मार रहे हैं, ग्राउंड से ग्राउंड का रॉकेट मार रहे हैं, अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो कहती है फलानी बिल्डिंग में तो जो 5वीं फ्लोर के ऊपर वो बैठा हुआ है, अब 35 मंजिल का घर है, 10वें फ्लोर पे वो हमास बैठा हुआ है, आप उस पर अटैक करिए। अगर आप उस पर अटैक कर रहे हैं तो चौथी मंजिल पे, 8वीं मंजिल पे सब पे असर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? अब आप पूछिए, आप ये इस बिल्डिंग में बैठे क्यों हैं? अगर आप अटैक कर रहे हैं तो रिहायशी इलाके में क्यों बैठे हैं? आप जाके बाहर से अटैक करिए। ये जो है ह्यूमैनिटेरियन लॉज, इसको कोई मानता नहीं है। अगर ह्यूमैनिटेरियन लॉज को मानने लग जाएं तो मैं आपको बताता हूं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ सैनिक मरेंगे। पर ह्यूमैनिटेरियन लॉज कोई नहीं मानता, क्योंकि उनको मानना बड़ा उससे पर आपकी जो है पॉलिटिकल एंगल नहीं मीट करता और आपको प्रॉब्लम खड़ी होगी। तभी ह्यूमैनिटेरियन लॉज को फौज ही सिर्फ मानती है और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कोई नहीं इसको समझता, ना कोई मानता है। बिल्कुल, ये सारी की सारी एलटीटी से देखा गया है, कहीं हर जगह से देखा गया है। ह्यूमैनिटेरियन लॉज के फॉलो करना सिर्फ फौज के बस में है और वो ही करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए प्रफुल्ल बख्शी जी, बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की सीमा है, इस चर्चा को यही विराम देंगे। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, बात चल रही थी इजराइल में आपातकाल की। देखिए, एक बात तो निकल कर आई है कि इमरजेंसी का फर्क तो पड़ता है, लेकिन इन सारे हमलों से जो अक्सर इनके बीच पहले भी होता आया है, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, इनके 2 एजेंसी और संगठन काम करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं मोसाद और हमास, तो ये जो 2 बातें हैं, ये जो 2 संगठन हैं, इनसे सिविलियंस को बहुत लॉस हुआ है। अटैक करने का स्टाइल देखिए, अटैक जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छे से बख्शी जी ने डिफाइन किया यहां पर। तो कुल मिला के उन लोगों के लिए सोचना बहुत जरूरी होगा। इनकी जो लड़ाई है वो वाकई जमीन से जुड़ी हुई है, कहें उसके पीछे कुछ भी, लेकिन इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर आकर, उस फोरम पर आकर बात करनी होगी, तभी शायद कुछ हो पाएगा। चलिए, इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।